बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 23 अप्रैल बरोज़ जुम्मा। आज की समात बहुत इंपॉर्टेंट है। आज दो अहम इश्यूज़ हैं, उससे तमाम सूरत हाल जो है वो वाज़े हो जाएगी। लेकिन कल यानी 22 अप्रैल को जो हुकूमती वकील हैं आमिर रहमान साहब, एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, जो दलाइल दे रहे हैं, और उनके साथ मौजूद हैं सुहेल महमूद साहब, एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान। आमिर रहमान साहब ने एक ऐसा नुक्ता बयान किया जिससे ये तासुर मिला कि अगर वो उस नुक्ते को इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर काजी फ़ायज़ साहब ये नज़रसानी का केस जीतते हैं हारते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और साथ ही जो एक और मामला है कि जजेज़ में जो लड़ाई है वो मज़ीद बढ़ती है, कम होती है, या अभी उसमें मज़ीद कोई शिद्दत नहीं आती, ये तो बहरहाल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इस हवाले से शहर इक़्तिदार जो हम प्रोग्राम करते हैं, इस नकवी साहब, मैं और दिली वड़ाई साहब, उसमें हम तफसील से बात कर चुके हैं और बेंच टूटने के इम्कानात पे भी बात कर चुके हैं। और ये भी देखना होगा कि एक जज साहब जिनका कल बताया गया था कि उन्होंने मेडिकल अपॉइंटमेंट पे जाना है, तो क्या किसी जज साहब को देखते हैं, जज साहब अगले 4-5 दिन, तमाम जजेस अवेलेबल रहते हैं नहीं रहते, अगले 4-5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि 29 अप्रैल तक ये केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंचना हुआ तो पहुंच जाएगा, क्योंकि ये बेंच 29 अप्रैल तक है। 29 तारीख आखिरी दिन है जस्टिस मंजूर मलिक साहब का। 29 को यानी वो 30 को उनका रेफरेंस रखा हुआ है, 30 को तो आप काउंट ना करें, 29 तक अगर फैसला हो गया तो हो गया, वरना ये बेंच वैसे ही टूट जाएगा, बावजूद बजाय इसके कि कोई जज जो है वो खुद को बेंच से अलग कर ले, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त इख्तलाफ चल रहा है। किसी भी मौके पे कोई जज ये कर सकता है कि मैं मज़ीद इस मैच में नहीं बैठना चाहता। बहरहाल ये अभी इस हवाले से कुछ कहने का कबल वक्त है। लेकिन जो कल आमिर रहमान साहब ने दलाइल दिए उसमें उन्होंने ये पॉइंट इस्टेब्लिश करने के लिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उन्होंने ये कहा उससे पहले कि उन्होंने नुकात बयान किया और फिर मैं उस पॉइंट पर आता हूँ जो उन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, हल्का से इशारा दिया जिस पर आज वो दलाइल देंगे। उन्होंने एक तो ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट FPR को हदायत ना भी करती, हुक्म ना भी करती, तो FPR ने तहकीकात करनी ही करनी थी, क्योंकि FPR के हवाले से FPR को सुप्रीम कोर्ट के पहले से अहकामात मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि इस तरह का मामला जहाँ पर भी आएगा FPR को कार्रवाई करनी है। अगर FPR कार्रवाई नहीं करता FPR का दायरा, तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए आमिर रहमान साहब ने हल्की सी ये बात कही, लेकिन इस पर मज़ीद दलाइल उन्होंने आज देने हैं। वो ये कहते हैं कि अब ये एकेडमिक बहस है, अब इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है कि जो काजी फ़ायज़ साहब की अहलिया कह रही हैं कि मुझे सुना नहीं गया या मुझे नोटिस नहीं जारी किया गया, मुझे पार्टी नहीं बनाया गया। वो कहते हैं ये प्रोसीजरल चीज़ें हैं और इन प्रोसीजरल गलतियों की बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलअदम नहीं हो सकता। और वो कहते हैं कि इसलिए ये एकेडमिक बहस है कि अब रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास पहुँच चुकी है, इंफॉर्मेशन उन तक पहुँच चुकी है। अब ये मैटर नहीं करता कि इंफॉर्मेशन किस तरह से उन तक पहुंची, किस हुक्म के जरिए पहुंची, किस कार्रवाई के जरिए पहुंची, उन तक रिपोर्ट पहुंच गई है, इंफॉर्मेशन पहुंच गई है। अब वो उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कार्रवाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि और वो कहते हैं कि अब ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि ये ऑर्डर में ये नहीं था वो नहीं था। अब रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास पहुँच गई है। इस हवाले से मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जब शुगर इंक्वायरी कमीशन बनाया प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने, उस शुगर इंक्वायरी कमीशन ने तहकीकात की, तहकीकात के बाद उनकी एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट को चैलेंज किया शुगर मिल्स ने लाहौर हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। फिर वो मामला आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस उस केस को सुन रहे थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब थे, इजाजुल हसन साहब थे, और तीसरे मुझे याद नहीं है मज़ार अकबर नकवी साहब थे या अफरीदी साहब थे। उस केस में क्या हुआ था? उस केस में शुगर इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ जो शुगर मिल्स एसोसिएशन आई थी, उन्होंने कहा कि ये जो शुगर इंक्वायरी कमीशन है ये ठीक नहीं बना, ये कानून के मुताबिक नहीं बना, इसका गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ, ये नहीं, इस तरह की उन्होंने प्रोसीजरल चीज़ें उठाई थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चाहे उसमें प्रोसीजरल गलतियां थी, जो भी था, हम अगर कलअदम कर भी दें शुगर इंक्वायरी कमीशन जो बनाया गया था उसको, तो अब इंक्वायरी रिपोर्ट आ चुकी है। जब ये इंक्वायरी रिपोर्ट आ चुकी है तो ये इन्फॉर्मेशन अब पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, ये पब्लिक हो चुकी है। ये इन्फॉर्मेशन FPR के भी नोटिस में है, FIA के भी नोटिस में है, SCCP के भी नोटिस में है, NAB के भी नोटिस में है। जब इस तरह की कोई रिपोर्ट, कोई चीज़, कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक हो जाए, फिर वो इदारे टेकअप कर सकते हैं। ये अदालत उनको कहे या ना कहे, ये अदालत इंक्वायरी कमीशन को की जो उसको जो बनाने का अमल था, प्रोसीजर था, उसको कलअदम कर भी दे, तब भी इंफॉर्मेशन अब आ चुकी है, अब वो इंफॉर्मेशन कहीं नहीं जा सकती। और फिर यही पॉइंट उमर बंदियाल साहब ये कह रहे हैं कि रेफरेंस हमने क्वैश कर दिया, रेफरेंस हमने उड़ा दिया, हुकूमत का रेफरेंस हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन उस रेफरेंस के अंदर जो फैक्ट्स थे, जो हकायक थे, जो एडमिटेड फैक्ट थे, जो तस्लीम शुदा हकायक थे, और तस्लीम शुदा हकीकत क्या है? वो यह है कि जी बिल्कुल प्रॉपर्टीज़ हैं,
बिल्कुल जायदादें हैं। वो कहते हैं क्या फैक्ट्स भी तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे? ये इंपॉर्टेंट नुकता है कि रेफरेंस चाहे कल अदम कर दिया, लेकिन ये फैक्ट्स कहाँ जाएंगे और इसका जवाब किसी ना किसी को तो देना है। इसलिए इस पॉइंट के ऊपर आज वो मजीद बहस करते हैं। आमिर रहमान साहब तो देखना है कि आज करते हैं या मंडे को करते हैं, क्योंकि आज मकबूल बाकर साहब ने उनको कहा हुआ है कि आज वो कोशिश करेंगे दलाइल अपने मुकम्मल कर लें, और आज ये भी पता चलेगा कि वो कितना टाइम लेते हैं, क्योंकि उन्होंने तो 2 दिन का कहा था, और 2 दिन भी ज़ाहिर है वो जो उन्होंने सोमवार से जुमेरात वाले वर्किंग डेज़ कहे थे, क्योंकि सोमवार से जुमेरात तक वाले वर्किंग डेज़ में ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम होता है। तकरीबन को 2 घंटे सुप्रीम कोर्ट आजकल सुन रही है, यानी 11 बजे से 1 बजे तक, 1:15 भी हो जाते हैं। लेकिन आज जुमे का दिन है, आज मेरा नहीं ख्याल कोई 1 घंटे से ज़्यादा की या 1 घंटे या बहुत ज़्यादा हो गया तो 1.5 घंटा सुप्रीम कोर्ट सुन लेगी, 10:30 से 12, क्योंकि 1 बजे नमाज जुमा होती है सुप्रीम कोर्ट में, तो इसलिए 12 बजे तक बेंच को ये समाअत जो है वो ख़त्म करनी होगी। दूसरा, इस मामले में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, जिस हवाले से हम थोड़ी सी बात पहले कर भी चुके हैं, आदिल बड़ाई साहब ने ये पॉइंट उठाया और ये दुरुस्त पॉइंट है कि उमर बंदियाल साहब ने कल कहा कि जुल्फ़कार अहमद की कमिश्नर जो FPR के हैं उनकी रिपोर्ट हमारे सामने रखी जाए। लेकिन साथ ही फिर जो मज़हर आलम यकील साहब हैं उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या हम इस रिपोर्ट को देख भी सकते हैं, नहीं देख सकते, क्योंकि ये तो हमारे फैसले के बाद जो है ये रिपोर्ट आई और तहकीकात के नतीजे में, तो क्योंकि हम अभी फैसला सुप्रीम कोर्ट का देख रहे हैं और जब वो फैसला हमने दिया था उस वक्त ये रिपोर्ट मौजूद नहीं थी, तो हमने इसको भी देखना है कि आया हम इस रिपोर्ट को देख भी सकते हैं, नहीं देख सकते। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये रिपोर्ट ना तो हुकूमत ने जो है वो सामने रखी, ना ही उमर बंदियाल साहब ने खुद से इस रिपोर्ट को सामने रखा, बल्कि ये इस रिपोर्ट के बहुत से हिस्से या कुछ हिस्से वो जस्टिस काजी फैसल साहब की अहलिया सरीना ईसा साहिबा ने खुद साथ लगाए। जब उन्होंने लगाए साथ, उनका जिक्र हुआ और फिर उसके बाद वो FPR की रिपोर्ट मंगवा ली उमर बंदियाल साहब ने। फिर काजी फैसल साहब ने अगले दिन कहा उन्होंने और उनकी अहलिया ने कि नहीं, इस रिपोर्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाया जाए, इसको पब्लिक ना किया जाए। और साथ ही मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि, और जब मकबूल बाकर साहब ने कहा कि नहीं 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 ये मैं नहीं पढ़ने दूंगा, ये आप नहीं पढ़ सकते, ये आप कैसे पढ़ सकते हैं ये रिपोर्ट, तो उस वक्त मुनीब अख्तर साहब ने कहा था कि ये रिपोर्ट तो खुद काजी फैसल साहब की अहलिया ने एडिशनल ग्राउंड के तौर पे अपनी जो पिटीशन है, अपनी जो दरख्वास्त है उसके साथ लगाई है, तो इसको पढ़ा जा सकता है क्योंकि उन्होंने लगाई है। तो अब आज ये भी जजेस को देखना है कि आया वो जो जुल्फ़कार अहमद की रिपोर्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट पढ़ सकती है, नहीं पढ़ सकती, देख सकती है, नहीं देख सकती, क्योंकि उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी गलती गाजी फैसल साहब और उनकी अहलिया से ये हुई, जो रिपोर्ट उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा दी है। उस रिपोर्ट्स में बहुत कुछ है, उस रिपोर्ट्स में सब लिखा हुआ है कि कैसे इनसे पूछा गया, क्या क्या ये बता सकें, क्या क्या चीज़ें नहीं बता सकें। और मुझे समझ नहीं आती उन लोगों की जो उमर बंदियाल साहब को और मुनीब अख्तर साहब को गालियाँ दे रहे हैं। मसला यह है कि काजी फैसल साहब से पूछें कि उन्होंने, उनकी अहलिया ने ये रिपोर्ट साथ लगाई तो लगाई क्यों थी। ये कैसे हो सकता है कि फैसल साहब की अहलिया ने बगैर उनके पूछे ये रिपोर्ट साथ लगा दी हो। रिपोर्ट उन्होंने खुद लगाई। अब पूरा सच नहीं बताया जा रहा, कहा यह जा रहा है कि उमर बंदियाल साहब क्यों इंटरेस्टेड हैं इस रिपोर्ट में। और भाई उमर बंदियाल साहब इंटरेस्टेड हों या ना हो, रिपोर्ट खुद काजी फैसल साहब की अहलिया ने साथ लगाई है, उनको नहीं लगानी चाहिए थी। यही वजह है कि मैंने कहा कि काजी फैसल साहब को आगे जो वो अपने केस में लड़ रहे हैं 3-4 सहाफ़ियों को भी उसमें मुशावरत में शामिल करना चाहिए, ताकि ये तनकीद जो है वो उमर बंदियाल साहब पे ना हो, गालियाँ उमर बंदियाल साहब को और मुनीब अख्तर साहब को ना पड़ें। पहले एक पूरा तबका है जिन्होंने पहले वो इजाज़ुल हसन साहब के बहुत खिलाफ थे, उनको बड़े गालियाँ देते थे, उनके बड़े खिलाफ थे। और उनकी मुखालफत की एक वजह ये भी थी कि कैपिटल FZD वो जो कंपनी थी और उसमें वो मामला, और नवाज शरीफ का वो जो अकामे वाला मामला था, नवाज शरीफ के बेटे की सैलरी वाला मामला था, वो सबसे पहले जो इजाज़ुल हसन साहब हैं उन्होंने पॉइंट आउट किया था। तो तब से वो पहले इजाज़ुल हसन साहब के ख़िलाफ़ थे, और फिर क्योंकि इजाज़ुल हसन साहब जुडिशल एक्टिविज़म जो था साकिब निसार साहब का, उस बेंच का भी मुस्तकिल हिस्सा रहे, तो उनके ख़िलाफ़ एक मुहिम थी। अब वही मुहिम जो है वो उमर बंदियाल साहब और मुनीब अख्तर साहब के ख़िलाफ़ चलाई जा रही है। लेकिन उमर बंदियाल साहब, जिनको हमने देखा कि डस्का इलेक्शन के केस के दौरान जब नून लीग ने उनके खिलाफ बिलो द बेल्ट ट्रेंड चलाया, गालम गलोच की, लेकिन उमर बंदियाल साहब ने उसका ना तो माइंड किया, ना उस पर कोई रिमार्क्स दिए, और फैसला भी नून लीग के हक़ में आया। फिर शर्मिंदा भी नहीं हुए नून लीग वाले, माफ़ी भी नहीं मांगी, और उमर बंदियाल साहब कह चुके हैं कि अल्लाह को जवाब दें, और रोज़ाना सुबह कुरानी आयत पढ़ के आता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ ये करता हूँ कि या अल्लाह मुझसे इंसाफ पे मबनी फ़ैसले कराई। और वो कहते हैं मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मैं किसी से अदावत और दुश्मनी की वजह से कोई गलत फ़ैसला ना कर बैठूँ, या कोई अगर मेरा रिश्तेदार हो या उसकी वजह से मैं किसी को फेवर ना दे बैठूँ, तो एक मुश्किल काम है। और उमर बंदियाल साहब हमेशा ओपन माइंड के साथ बैठते हैं, ज़बरदस्त अंदाज से केस चलाते हैं, लेकिन
ये अफसोसनाक है कि काजी फैसल साहब के जो हामी जर्नलिस्ट हैं, जिनके काजी फैसल साहब के साथ बड़े प्यार मोहब्बतें भी हैं, उनकी जानिब से इस तरह से उमर अता बंदियाल साहब और मुनीब अख्तर साहब के खिलाफ मुहिम चलाना बहरहाल अफसोसनाक भी है और ये नहीं होना चाहिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।